जय हिंद, नमस्कार एंड वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईसा मिश्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं हिंदी, और हिंदी में हम लेकर आए हैं वर्णमाला चैप्टर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ चैप्टर है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें हिंदी आती है तो वर्णमाला से 2 प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश है कि इस वीडियो में हम सारे वर्णमाला से कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको हम कंप्लीट करा दें, जैसे कि अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, संयुक्त स्वर, अनुनासिक, अयोगवाह, कंठ, तालु, मूर्धा। तो ये संपूर्ण वर्णमाला यहाँ पर होने वाली है। तो एक बार इसे ज़रूर देखें। हमारे YouTube चैनल ईसा मिश्रा पर आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो चलिए सीधे चलते हैं, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से ऊष्म व्यंजन जो होते हैं, ये 4 होते हैं। कौन सा? स और ह। इसको ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह संघर्ष करके इनको बोला जाता है, यानी कि इनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो इसलिए इसको ऊष्म संघर्षी बोला जाता है। कौन सा है? ये वाला स है, ये वाला स है, ये वाला स है और ये वाला स है। यानी कि 3 ठो तो इसमें स हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो जाएगा आपका ह। इसको याद कैसे करना है? जैसे आ रहा है उसमें में क्या आ रहा है? स। उसमें में क्या आ रहा है? स। स से 1 2 3 तीनों स याद हो गया। उसके बाद आगे उसमें के बाद इसको हम आपको क्या ट्रिक बताए हैं? इसको बताए हैं ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी। तो ये इस स से ये तीनों स बन जाएंगे। ह जो बन जाएगा संघर्षी से, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। ये आपके चारों अंतस्थ हो जाते हैं, य, र, ल, व। वर्णमाला के वर्णों के क्वेश्चन बनता है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्वनियों के व्यवस्थित समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगर स्वर की बात करते हैं तो स्वर इसमें हमारे होते हैं 11। हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं? 11 होते हैं। पहला अ, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा ई, पाँचवा ऊ, छठवां बड़ा ऊ, सातवां री, आठवां ए, नौवां बड़ा ए, 10वां ओ और 11वां में औ। जैसे छोटा आ, छोटा अ हो गया, फिर बड़ा आ, छोटी ई, फिर बड़ी ई, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, सी, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये आपके हो जाते हैं 11। लेकिन मूल स्वरों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो मूल स्वरों में ये आपका री जो है इसको नहीं लिया जाता है। जब टोटल 11 है, इसमें से री को हटा देंगे तो बचेगा कौन सा? 10। तो इसलिए मूल स्वरों की संख्या हो जाती है 10, लेकिन कुल स्वरों की संख्या 11, मूल स्वरों की संख्या 10। इसमें री जो है अमानक वर्ण के रूप में इसको मान लिया जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं संयुक्त स्वर के बारे में। तो हमारे हिंदी में ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ठीक। तो ये 4 संयुक्त स्वर का निर्माण होता कैसे है, ये देख लीजिए। इस छ का निर्माण होता है क प्लस स से इसका निर्माण होता है। त्र का जो निर्माण होता है ये त और प्लस में र से त्र का निर्माण होता है। ज्ञ का जो निर्माण होता है ये होता है ज और प्लस में य से इसका निर्माण होता है। स्र का जो निर्माण होता है ये होता है स्र और प्लस में र। तो इन तीनों से इसका निर्माण हो जाता है। इसको कैसे याद करना है? इससे भी क्वेश्चन बनता है। जैसे इस छ को बोलेगा, उसके बाद संधि विच्छेद करके जैसे लिखा रहेगा, संधि छ का कौन सा उत्तर विकल्प सही माना जाएगा? तो छ का रहेगा क और
प्लस में स से ये बनता है, ये हो जाता है त्र, तो ये बनता है त और प्लस र से, त्र प्लस र से हो जाएगा। ये होता है ज्ञ, तो ये होता है ज और प्लस में य से, होता है स्र, तो ये होता है स्र और स प्लस र से इसका निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। लेकिन कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। कुल व्यंजनों की संख्या 33 और कुल स्वरों की संख्या तो पीछे ही बताए हैं। कुल स्वरों की संख्या होती है 11, ये पीछे भी बताए हैं। अब बात करते हैं अघोष और सघोष के बारे में। अघोष क्या होता है? प्रत्येक वर्ण का आपका पहला और दूसरा, ये अघोष होता है। यानी प्रत्येक वर्ण का ये पहला दूसरा जितने हैं ये सब अघोष हैं। ठीक, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा ये होता है अघोष। तो इसमें काउंटिंग करेंगे आप तो यहाँ पर 2 मिल जाएगा, 2 इस लाइन में मिल जाएगा, 2 इस लाइन में मिल जाएगा, 2 इस लाइन में, 2 इस लाइन में, 2 इस लाइन में। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद ये 3 स जो हैं इस ये भी अघोष होते हैं, तो इनकी संख्या हो जाती है 13। ठीक, अब इसको याद कैसे करना है? आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा मतलब कि अघोष है, तो आपको ये याद करना है कि प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा ये हो जाता है अघोष। पहला और दूसरा ये हो जाता है अघोष, ये अघोष हो गया। उसके बाद 3 ठो ये जो स है ये भी अघोष होता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सघोष। जब आपका पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ण का हो गया अघोष, तो जो बचा वो हो गया सघोष। यानी कि तीसरा चौथा पांचवा बचा। भाई अघोष में पहला और दूसरा अघोष में हो गया, तो बचा कौन? तीसरा चौथा पांचवा, ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सघोष में। ठीक, अब उदाहरण के तौर पर आपको हम समझा रहे हैं। अघोष का मतलब क्या होता है? पहला और दूसरा, यानी ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों आपका हो गया अघोष, ये दोनों अघोष हो गया। तो बचा कौन कौन सा? ये आपका 3 बच गया, ग घ ग, ये हो जाएगा आपका सघोष। ठीक, तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा ये हो जाता है अघोष और तीसरा चौथा पांचवा ये हो जाता है घोष। आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला पॉइंट कि अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं। तो अल्पप्राण प्रत्येक वर्ण का पहला तीसरा पांचवा, यहाँ पर अल्प बोला गया है। अल्प का मतलब कितना होता है? आधा। आधा का मतलब 1/2। अब ये जो आधा है 1/2 या 0.5 भी इसको कह सकते हैं। अब ये जो 0.5 है ये कौन सी संख्या है? सम संख्या है या फिर विषम संख्या है? तो आप कहेंगे कि ये तो भाई विषम संख्या है। 0.5 जो है ये तो एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या से विषम संख्या का ही निर्माण होगा, यानी कि इससे पहला बनेगा ये भी विषम है, और तीसरा बनेगा ये भी विषम है, और पांचवा बनेगा ये भी विषम है। भाई अल्पप्राण का मतलब क्या होता है? आधा। आधा कौन सी संख्या है? 0.5। ये सम है या विषम है? तो ये विषम संख्या है। विषम से विषम का ही निर्माण होगा, यानी पहला तीसरा पांचवा। ठीक, तो ये पहला तीसरा पांचवा जब हो गया अल्पप्राण में, तो बचा कौन? दूसरा और चौथा बचा, ये हो जाएगा महाप्राण। दूसरा और चौथा महाप्राण। अब एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे पहला तीसरा और पांचवा, यानी ये और ये कौन से हो गए? अल्पप्राण में आ गए, ये हो गए अल्पप्राण। तो जो 2 ठो बच गए ग और घ, ये हो गए महाप्राण। एग्जाम्पल से भी आपको हम समझा दिए। तो इसमें होता है 3, ये होता है ये वाला। देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। कैसे? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आपको याद कर लेना है। क च ट त और प। कचट तप आपको याद कर लेना है। कचट तप आपको याद कर लेना है। क से हो जाएगा क वर्ग, च से हो जाएगा च वर्ग, ट से हो जाएगा ट वर्ग, त से हो जाएगा त वर्ग और प से हो जाएगा प वर्ग।
अब ये तो हो गया वर्ग का बात। अब इसमें बोला गया जाएगा कौन सा कंठ है, कौन सा तालु है, कौन सा मूर्धा होता है। तो इसमें एक टिक आपको और शामिल कर लेना है। इसमें ये शामिल करना है के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ यानी कि के टी एम 2। फिर से देखिए के टी एम डी ओ यानी के टी एम 2। के टी एम 2 का क्या मतलब है? मतलब ये है के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, यम से हो जाएगा मूर्धा, डी से हो जाएगा दंत और ओ से हो जाएगा ओट्स। तो ये आपको ऐसे याद कर लेना है। इसको मैं लिख भी देता हूँ। के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालु, यम से हो जाएगा मूर्धा, डी से हो जाएगा दंत और ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो अब आपका पूरा याद हो गया, यानी कंठ कौन सा है, तालु कौन सा है, मूर्धा कौन सा है, दंत कौन सा है और ओट्स कौन सा है। ठीक, तो ये कचट तब याद कर लीजिएगा। उसके बाद के आगे, क के आगे के टी एम डी ओ, कंठ तालु मूर्धा दंत ओट्स। ठीक, अब यहाँ से आपका लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, अघोष सघोष सब। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक, यहाँ पर याद एक नोट और लिखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, भाषा की ही सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? होती तो है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये तो होती है ध्वनि। लेकिन ध्वनि जब ऑप्शन नहीं है तो ध्वनि का निर्माण किससे होगा? वर्ण से। जैसे कोई वर्ण लिखा गया है, जैसे लिखा गया है र, जैसे लिखा गया है कोई राम, तो इस राम में सारे वर्ण आपके इसमें दिए गए हैं, जैसे र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो सारे वर्ण से ही मिलकर के तो राम बनेगा। तो इसमें ध्वनि से इसका तालमेल है, यानी कि वर्ण वर्ण से ही आपका ध्वनि का निर्माण होता है। तो इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वर्ण हो जाएगा। तो वर्ण इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले पर। अगला कह रहे हैं वर्णमाला किसे कहते हैं? आपको पहले ही बताए थे कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? जैसे हम दो शब्द लेते हैं, एक तो लेते हैं कमल और एक लेते हैं मकल। देखिए म क ल। जो इसमें वर्ण है वही वर्ण इसमें भी है। जैसे हमने लिखा कमल और फिर हमने लिख दिया मकल, तो हमने क्या किया, ये वाला क है यहाँ लगा दिया, ये वाला म है यहाँ लगा दिया, ये वाला ल है यहाँ लगा दिया। लेकिन जब कमल लिखे हैं तो इसका सार्थक शब्द निकल रहा है, यानी कमल एक फूल है। लेकिन जब हम लिख रहे हैं मकल, तो मकल क्या है हमको खुद नहीं पता चल रहा है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी कि हमको क्या पता चला कि वर्ण को अगर हम व्यवस्थित करके लिखेंगे तो उसका कोई अर्थ बनेगा। जब कोई अर्थ बनेगा तो उसी को ही तो वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। ये कह रहा है कौन सी ध्वनियाँ निम्नलिखित में से कौन सी, क्या कह रहा है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो आपको हम बताए थे क च ट त प, कचट तब बताए थे। उसके बाद आपको ये भी हम बताए थे के टी एम डी। कह रहा है कंठ, तो कंठ से के से ही तो कंठ बनेगा, के से ही कंठ। और जब के से कंठ बनेगा तो के किसको दर्शा रहा है? क वर्ग को, यानी क ख ग घ अंग। तो इसका जो जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क और ख। उम्मीद करते हैं कि सारे
पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे और ये जो सॉल्यूशन करा रहे हैं ये भी आपको आसानी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले पर। कह रहा है कि स्थान पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होगा। मूर्धा बताना है तो फिर से ट्रिक याद करिए। KTMDO। के से कंठ, टी से तालु, यम से मूर्धा। जब यम से मूर्धा बन रहा है तो इधर से क्या बनेगा, इधर से बनेगा क च ट। ट पर यम आ गया, यानी ये क का संबंध के से और च का संबंध टी से और ट का संबंध यम से। कर रहा है मूर्धा व्यंजन कौन सा है, यानी कि ट ठ ड ढ में से कोई होगा। तो ट ठ ड ढ ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अल्प प्राण है। आपको हमने ही एक ट्रिक बताया था कि अल्प का मतलब क्या होता है। अल्प का मतलब होता है 1/2। इसी को हम कहते हैं 0.5। ये कैसा है, आधा जो है ये हमारा या सम संख्या है, क्या सम संख्या है कि विषम है। तो आप बोलेंगे कि सर ये आधा है, यानी जो 1/2 है ये विषम संख्या है। तो विषम से विषम का निर्माण होगा, यानी कि 1, 3 और 5 विषम संख्या से विषम का ही निर्माण होगा। तो अल्प प्राण पूछा गया है तो पहला, तीसरा, पांचवा होगा किसी भी वर्ण का। तो ये क कौन सा है, ये पहला मिल गया और ख दूसरा और ग तीसरा। तो पहला और तीसरा इसमें हमको मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अल्प प्राण का मतलब पहला, तीसरा, पांचवा। अगर हम क वर्ग को लिखते हैं तो क ख ग घ और अंग। तो ये हमारा कौन सा है, ये है पहला, ये तीसरा और ये पांचवा, ये दूसरा और चौथा। तो क और ग पहला और तीसरा मिल गया, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले पर। ए क्या कहलाते हैं। ए और ए ये आपके कंठ और तालु कहलाते हैं। इस पॉइंट को हमने स्किप कर दिया बताने के लिए। तो ये जो आपका ए और ए होते हैं ये कंठ, और क्योंकि ये संयुक्त स्वर होते हैं तो इसलिए इसको कंठ और तालु दोनों में ही इसकी गणना की जाती है। करा हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन सा है। तो ये जो हमारे अ और अ होते हैं इसको क्या कहा जाता है, अ और अ, इन दोनों को कहा जाता है अयोगवाह। इन दोनों का कहा जाता है अयोगवाह। अयोगवाह में भी इसको इस वाले अ को कहा जाता है अनुनासिक। अनुनासिक और इसको कहा जाता है विसर्ग। इसको कहा जाता है अनुनासिक और इसको कहा जाता है विसर्ग। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इसका जो जवाब बन जाएगा ये वाला बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है, यानी कि किस शब्द में 2 बार व्यंजन का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए दिल्ली में जो हम देख रहे हैं कि दी में तो दी ऐसे लिख लिए, फिर एक बार ल आधा लिखा और फिर एक बार ल पूरा लिखा, यानी ल और ल 2 बार आ गया, यानी द्वितीय व्यंजन। यानी व्यंजन का 2 बार प्रयोग हो गया द्वितीय व्यंजन, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो जिस व्यंजन का 2 बार प्रयोग हो जाता है उसी को हम कहते हैं द्वितीय व्यंजन। तो दिल्ली इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट अगला कह रहा है स कौन से व्यंजन है। स कौन से व्यंजन है। इनको बोलने में आपके मुंह से हवा गर्म निकलती है, तो ये संघर्ष करके आते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संघर्षी। ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, संघर्षी। कह रहा है कौन सा अमानक वर्ण है। हिंदी में कौन सा अमानक वर्ण है। तो इसमें ये जो म है ये अमानक वर्ण होता है। म जो है ये कौन सा वर्ण होता है, अमानक। नेक्स्ट
करा है क ग ज फ, ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ, तो ये अरबी और फारसी की ध्वनियाँ हैं। क ग ज फ, जैसे क से बनेगा कारतूस, ग से बनेगा गमला, ज से जग, फ से बनेगा आपका फकीर। तो ये अरबी फारसी के सब शब्द होते हैं। अगला, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? ये जो लिखा रहा है इसको मिटाइए और यहाँ पर लिख दीजिए कितनी है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः वर्णों की संख्या तो ये हो जाती है 52। 52 कैसे हो जाती है? ये हो जाती है 52। तो स्वर इसमें होते हैं स्वर 11 और व्यंजन भी होते हैं, व्यंजन हो जाते हैं 33। तो अगर हम जोड़ते हैं तो 3 1 4 3 1 4 44 हो गए। उसके बाद आपके 4 हो जाते हैं संयुक्त, यानी स स स और ह, 4 हो जाते हैं। 44 में 4 जोड़ेगा 48। 48 के बाद 4 और बचता है, कौन कौन सा? य र ल व, जी इसको बोला जाता है अंतस्थ। य र ल व को अंतस्थ बोला जाता है। तो इस प्रकार से हो जाते हैं पूरा 52। ठीक, स्वर आपके 11, व्यंजन 33 हो गए। कितना हो गया? 44। 44 के बाद 4 बचता है, तो ये बचता है स स और ह। 44 के बाद ये 4, 48। 48 के बाद 4 और बचेगा, तो य र ल व। तो इस प्रकार से पूरा हो जाता है 52। ठीक, नेक्स्ट अगले चलते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ ध्वनि तो ये बनता है क और प्लस में स से। तो क का तो हो जाता है आपका, देखिए, अघोष पहला और दूसरा अघोष हो जाएगा। अघोष के ही कहा जाता है घोष। तो ये आपके बन जाएंगे, लेकिन ये कह रहा है संयुक्त वर्ण है ना, किसके अंतर्गत आती है? तो क और छ से बनेगा ना, तो ये हो जाता है संयुक्त वर्ण। क्योंकि जो छ का निर्माण होता है ये 2 शब्दों से होता है, क प्लस में स। तो इसको संयुक्त वर्ण के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्या है? हिंदी का शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छ का जो क के बाद तुरंत छ आ जाता है, क्योंकि छ का जो निर्माण ही होता है ये क प्लस छ से होता है। तो शब्दकोश में क के बाद तुरंत स आता है, ख नहीं आता है। एक बार फिर से देखिए, क ख ग घ अंग, ये हो गए पूरे। कह रहा है शब्दकोश में छ का क्रम किसके बाद आता है? तो छ को तोड़ दीजिए पहले। छ को जब आप तोड़ेंगे तो ये बनेगा क प्लस में स। तो शब्दकोश में क के बाद तुरंत स आएगा, यानी क के बाद यहाँ पर स आ जाएगा, उसके बाद ख आएगा। ठीक, तो कह रहा है शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यानी क के बाद आता है, क के बाद आता है इसका। तो इसका जो जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छ का क्रम क के तुरंत बाद आएगा। ठीक, नेक्स्ट, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? तो आपको हम बताए थे, ये बनता है ज प्लस य से, यानी कि ज और प्लस य यहाँ दिया गया है। ये ज और प्लस में य से इसका निर्माण बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। घ का उच्चारण कौन सा है? घ जो आता है क ख ग घ अंग के वर्ण में आएगा, यानी के वाला में, के को कहते हैं कंठ। तो इसका जो जवाब बन जाएगा ये हो जाएगा कंठ, क्योंकि ये पहले ही आपके इसमें आ जाएगा क ख ग वाला में। तो क वाला जो वर्ण होता है उसको कहते हैं हम कंठ, तो इसलिए इसका जवाब बन जाएगा कंठ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है एस एम मिश्रा के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ, रीजनिंग और हिंदी तीनों क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो कैसी लगी ट्रिक? आसान ट्रिक के साथ आपको हम बताए हैं और एकदम बिल्कुल बेसिक से एकदम जड़ से समझाने का प्रयास किया है। इसमें हम 1-2 पॉइंट और स्किप कर दिए हैं, इसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं कर देते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं कि सारी क्वेरी आपकी समझ में सॉल्व हो गई होगी। जितने भी आपके पास क्वेश्चन थे सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और वर्णमाला को लगभग हम 70% ख़त्म कर चुके हैं, 30% इसमें अभी और बाकी है। तो इसको हम किसी अगले वीडियो में इसको भी समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी।